वैज्ञानिकों को चांद पर वो गुफा मिल गई है जिसमें इंसान रह सकता है। शुरुआती चरण में इस जगह पर एस्ट्रोनॉट्स को रहने के लिए भेजा जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों को चांद पर रखने के लिए गुफाएं मिल गई हैं। ये चांद की सतह पर मौजूद वो बड़े बड़े गड्ढे हैं जो पहले भी देखे जा चुके हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर पहली गुफा की पड़ताल कर ली है जिनमें इंसान रह सकता है। इस गुफा को मेयर ट्रैंक्विलिटेटिस कहा गया है। ये गुफा 328 फीट गहरी है और इस गुफा में चांद की सतह पर मौजूदा खतरनाक रेडिएशंस भी नहीं हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को लग रहा है कि जल्द ही चांद पर बस्ती बसाई जा सकती है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेटोर के शोधकर्ता लियोनार्डो ने नासा के लूनर ऑर्बिटर की 2010 में ली गई तस्वीरों से स्टडी के बाद ये जानकारी साझा की है। रिसर्च में कहा गया है कि गड्ढों के अंदर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है जिसमें इंसान आसानी से रह सकता है और भविष्य में ऐसे गड्ढों में इंसानी बस्तियां बसाई जा सकेंगी। वैज्ञानिक इस बात पर भी हैरान हैं कि चंद्रमा के अन्य इलाकों में ये गुफाएं अलग अलग हैं। आपको बता दें कि चांद पर दो हफ्ते लंबा होता है दिन और वहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। इस तेज तापमान के बीच में इस गुफा में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर मौजूदा इन गड्ढों में गुफाएं बनी हुई हैं जिनमें बस्तियों को आसानी से बसाया जा सकता है। यदि इंसान चांद पर रहना चाहता है तो मुमकिन है कि उसे अपने पूर्वजों की तरह गुफाओं में ही रहना पड़े। एक और बड़ी बात, दुनिया में पड़ रही जरूरत से ज्यादा गर्मी धरती को भारी तबाही की तरफ धकेल रही है। ये तबाही भूकंप हो सकती है। दरअसल भूकंप ऐसी आपदा है जिसका पहले से पता लगाना नामुमकिन है। धरती पर भूकंप कई कारणों से आते हैं जिनमें सबसे बड़ा कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। भूकंपों की वजह से धरती पर आग लगती है, भूस्खलन होते हैं और सुनामी आती है। लेकिन अब ये दावा किया गया है कि दुनिया में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी भूकंप आएंगे जो तबाही लाने वाले होंगे। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स एक साल में आधा इंच तक खिसकती हैं। इन प्लेट्स की दूसरी प्लेट से टकराने या फिर उनके ऊपर चढ़ने और घिसटने से प्रेशर बनता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ही भूकंप आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कनाडा और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के भूकंप वैज्ञानिक जॉन कैसिडी ने अपनी रिसर्च में ये कहा है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान भूकंपों की संख्या को कई गुना और बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी से ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं और समुद्र में पहले के मुकाबले ज़्यादा पानी मिल रहा है। ये पानी धरती की ऊपरी सतह पर पहले से ज़्यादा दबाव डालने लगा है जिसमें भूकंप आने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊपरी सतह पर पड़ने वाले प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश ज़रूर होगी और ये कोशिश भूकंप लेकर आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दबाव से आने वाले भूकंपों का पता करना नामुमकिन होगा और ये भी संभव है कि ग्लेशियर किसी एक देश में पिघले और उसकी वजह से भूकंप कई किलोमीटर दूर, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में आए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लेशियर पिघलने से सुनामी का खतरा बढ़ गया है और सुनामी पहले से ज़्यादा अब और धरती को झकझोरेगी। दुनिया पर नई महामारी का खतरा मंडरा रहा है और ये महामारी इतिहास में आई सभी महामारियों से भी ज़्यादा गंभीर होगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगले 5 से 6 साल में दुनिया नई महामारी की चपेट में आ सकती है जिसका इलाज मिलना भी मुश्किल होगा। इस महामारी के पीछे मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज को बताया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जीवों के प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं और उन जीवों का दूसरे जीवों से संपर्क भी बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में जानवरों को होने वाली बीमारियों से इंसान और ज़्यादा संक्रमित होंगे। इन बीमारियों को जेनेटिक बीमारी कहा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के 16 जुलाई 2024 को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से 2030 तक जूनोटिक बीमारियां इंसान के लिए नई महामारी ला सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इंसानों में
जूनोटिक स्लीप ओवर का खतरा बढ़ गया है, जो हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी परेशानी है। इसके साथ ही जानवरों की बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं और इनसे जल्द ठीक होना संभव नहीं है। नेगेटिव न्यू हॉरिजॉन्स ए रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जंगलों की बेतहाशा कटाई से, जैसे कि ग्राफिक्स के तौर पर देख सकते हैं, आपके समझाने के लिए बहुत बेहतर ग्राफिक तैयार किए गए हैं। जंगलों की बेतहाशा कटाई ने ये समस्या बढ़ा दी है, जीवों के घरों को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और इसके साथ साथ जो जानवरों की तस्करी है वो भी एक कारण बताया जा रहा है कि जानवरों की तस्करी और असंतुलित खेतीबाड़ी से जूनोटिक बीमारियां और बढ़ रही हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि जूनोटिक स्लीप ओवर की घटनाएं हर साल 8% तक बढ़ रही हैं। 2020 की तुलना में 2050 में जूनोटिक स्लीप ओवर बीमारियों की मौत का आंकड़ा 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यूएन की रिपोर्ट भी कहती है कि पिछली महामारियों भी इंसान की गलती से आई, यानी कि कोरोना, निपा और सार्स जैसे वायरस से आई बीमारियां भी इंसान की गलती से ही आई हैं। दुनिया में अब भी 17 लाख से ज़्यादा ऐसे वायरस हैं जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जो बेहद गंभीर हो सकते हैं, खासकर मानवों के लिए। और अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसमें इंसान नींद में ही उठकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। नींद में चलने की बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी वजह से मुंबई में एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई। दरअसल मुंबई में रहने वाली एक लड़की को नींद में चलने की बीमारी थी। एक रात वो नींद में चलते चलते इमारत की 6ठी मंजिल से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। सबसे पहले नींद में चलने की बीमारी है क्या, इसे समझने की ज़रूरत है। इंसान की नींद 2 स्टेज में आती है, REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट और नॉन REM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नींद में चलने से लेकर सपनों से संबंधित जितनी भी नींद की समस्याएं होती हैं वो REM स्टेज में होती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि नींद में चलने की बीमारी हमेशा गंभीर समस्या की ओर इशारा नहीं करती है, लेकिन जब कोई इंसान हर रोज़ नींद में चलने लगता है तो ये फिर खतरनाक हो जाता है। जिन लोगों को नींद में चलने की बीमारी होगी, आप देखेंगे कि वो सोने के कुछ घंटे बाद ही उठकर चलने लगते हैं। कई लोग सोने के बाद अचानक से उठकर बेड पर बैठ जाते हैं। कई बार जब वो स्लीप वॉकिंग करने के बाद इंसान की आंखें खुलती हैं तो उसे समझ ही नहीं आता है कि वो कैसे सोते हुए नई जगह पर पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं कि कोई इंसान नींद में चलते हुए कितनी दूर तक चल सकता है। नींद में इंसान कितनी दूर तक चल सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्लीप वॉकिंग करने वाला इंसान कितनी देर तक नींद में है। यानी कि अगर कोई स्लीप वॉकिंग कर रहा है तो वह तब तक ये करता रहेगा जब तक कि उसकी नींद नहीं खुल जाती है। कुछ लोगों की नींद थोड़ी दूर चलने पर ही खुल जाती है तो वो 100 मीटर या फिर 200 मीटर ही चलते हैं, जबकि कुछ लोगों की नींद काफ़ी दूर चलने के बाद ही खुलती है तो वो कई किलोमीटर तक इस नींद में पैदल चल सकते हैं। एक और बड़ी बात, भारतीय नौसेना की ताकत में और भी इजाफा होने जा रहा है। इंडियन नेवी को जल्द ही 2 नए स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज मिलने जा रहे हैं। इन जंगी जहाज़ों का निर्माण रूस में हो रहा है। तलवार क्लास के इन जहाज़ों को INS तुशील और INS तमाला नाम दिया गया है। माना यह जा रहा है कि INS तुशील इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। दोनों युद्धपोतों का निर्माण रूस का यातर शिपयार्ड कर रहा है। अब तक तलवार क्लास के 7 युद्धपोत बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 6 एक्टिव ड्यूटी पर हैं, जबकि 4 युद्धपोत अभी भी निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 2 का निर्माण रूस में हो रहा है, जबकि बाकी 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। तलवार क्लास के फ्रिगेट जहाज 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुंदर में चलते हुए 26 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। इन जंगी जहाज़ों पर 18 अधिकारी और 180 सैनिक 30 दिन तक समुंदर में रह सकते हैं। तलवार क्लास के जंगी जहाज, जी हाँ, तलवार क्लास के जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में लैस हैं। इनमें मीडियम रेंज के कई मिसाइल भी लगी हुई हैं। ये जंगी जहाज स्टिल 1 मीडिया रेंज मिसाइल से लैस है।
आप साफ तौर पर ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं, क्योंकि इसके साथ ही इन जहाज़ों में इंगला E-1 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, जबकि इन जंगी जहाज़ों को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है। और जो तस्वीर है वो साफ तौर पर आपके सामने है। तलवार क्लास के जंगी जहाज़ों में 100 मिलीमीटर की नेवल गन लगी हुई है। इसके साथ ही 76 मिलीमीटर की ऑटो मिलार नेवल गन से भी ये लैस है। इन जंगी जहाज़ों में दुश्मन की सबमरीन और युद्धपोतों को तबाह करने के तारपीटों भी लगे हुए हैं, जबकि ये जंगी जहाज ध्रुव हेलीकॉप्टर का संचालन करने में भी सक्षम है। एक और बड़ी बात, भारत की मिसाइल अब इजराइल की मिसाइल का मुकाबला करेगी। जंग के मैदान में दोनों देशों की मिसाइलें आमने सामने होंगी। दरअसल आर्मेनिया ने भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की है और आर्मेनिया अजरबैजान का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा है। आर्मेनिया अपनी सेना को लगातार ताकतवर बना रहा है। भारत की प्रलय मिसाइल खरीदने के पीछे आर्मेनिया की मंशा अजरबैजान के पास मौजूद इजराइल की मिसाइल लारा का मुकाबला करना है। इजराइल की लारा मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है और ये मिसाइल जीपीएस के इस्तेमाल पर टारगेट पर निशाना लगाती है। ये मिसाइल टारगेट से 10 मीटर तक की रेंज में हमला करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस मिसाइल का निशाना 10 मीटर तक चूक सकता है, जबकि भारत की प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर की और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की प्रलय मिसाइल को पूरी उड़ान के दौरान भी नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें नियंत्रण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस मिसाइल में भारत में ही बना सिलिका रडार डोम लगा हुआ है। भारत के पास भी बड़ी संख्या में प्रलय मिसाइल मौजूद हैं और ये मिसाइल बेहद सटीक निशाना लगाती है, उसमें ये सक्षम है। प्रलय मिसाइल का वजन 5 टन है और ये अपने साथ 3 टन की प्रोपेलेंट ले जाने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल में ज़्यादातर भारत में बने उपकरण ही लगे हुए हैं, इसलिए मिसाइल यदि आर्मेनिया खरीदता है तो इसमें डीआरडीओ की दुनिया में छवि और मजबूत होगी। साथ ही इस मिसाइल से भारत की कमियां भी बढ़ेंगी। अभी आर्मेनिया भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइल भी खरीद रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। कई रिपोर्ट्स आई हैं जो मसूद अजहर को गंभीर रूप से बीमार बता रही हैं, लेकिन अब मौलाना मसूद अजहर एक शाही समारोह में घूमता हुआ और भाषण देता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकवादी वारदातों में तेजी आई है और उन हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम का आतंकी गुट ले रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक ब्रांच है जिसे मसूद अजहर ने एक्टिवेट किया है। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में एक अफसर समेत 12 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं, जबकि 10 आम नागरिकों की मौत हुई है। कुछ दिन पहले मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में एक शादी में नजर आया और उसने भाषण देकर दुनिया को अपने जिंदा होने का सबूत भी दिया है। अब कहा जा रहा है कि मसूद अजहर आतंकवादियों को आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दे रहा है। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और IMF के बीच एक समझौता हुआ जिसमें पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 37 महीने के लिए $7 बिलियन की मदद दी गई है। अब तक IMF पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म नहीं करने के चलते मदद करने से बच रहा था, जिसके बाद मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकवादियों को पाकिस्तान ने छुपा दिया था और मदद मिलते ही ये आतंकवादी फिर से अब बिल से बाहर निकला है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बड़ी बात दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वाले जल्द ही आवागमन के लिए लग्जरी बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की योजना के तहत प्राइवेट कंपनियां अपनी वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशंस बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारने की तैयारी में। ये बसें अगस्त के पहले हफ्ते से सफर के लिए उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 2 कंपनियों को निजी AC बसें चलाने का लाइसेंस भी दे दिया है। उबर और एवेक कंपनियों को ये लाइसेंस दिए गए हैं और अब रूट्स फाइनल किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत
प्रीमियम बसें चलेंगी जो पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगी और इनमें कम से कम 9 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इन बसों में सफ़र के लिए आप सीट पहले से बुक करा सकेंगे। मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सीट रिजर्व होगी। इन बसों का किराया डीटीसी की एसी बसों से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है और बसों में वाईफाई, सीसीटीवी के साथ जीपीएस भी लगा होगा। दिल्ली सरकार, जी हाँ, दिल्ली सरकार का मकसद है कि इन बसों के जरिए दिल्ली में निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाना है और प्रदूषण भी कम करना है। डीटीसी के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत चलने वाली सभी बसें बैटरी से चलेंगी और अभी तक दिल्ली में सिर्फ डीटीसी ही बसों का संचालन करता था। इनमें कुछ बसें पूरी तरह से डीटीसी के कंट्रोल में हैं, जबकि कुछ बसें कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला बस सर्विस भी शुरू की है, जो अभी 2 रूट्स पर चल रही है। ये बसें 12 किलोमीटर तक के रूट पर चलाई जाएंगी और भविष्य में इन बसों को पूरी दिल्ली में चलाने की योजना है। मोहल्ला बस सर्विस का मकसद मेट्रो से लाइट्स मॉडल कनेक्टिविटी को देना है। बॉलीवुड से जुड़ी हुई बड़ी बात है जो सीधे राजनीति तक पहुंचती है। जी हां, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर हमला बोल दिया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में बयान दिया था और कहा था कि धोखा देने वाला हिंदू नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने बातों ही बातों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा किया था। अब कंगना रनौत ने कहा है कि शंकराचार्य ने शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कंगना ने कहा है कि राजनीति में गठबंधन और पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी इतिहास में कई बार विभाजित हो चुकी है। कंगना रनौत ने तो ये तक कह दिया है कि राजनेता यदि राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। उन्होंने कहा कि धर्म भी यही कहता है कि राजा स्वयं अपनी प्रजा का शोषण अगर करने लगे तो देशद्रोही परम धर्म है। कंगना ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर ओछी टिप्पणी करने के आरोप भी लगा दिए जाए हैं। अब इंतजार है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कंगना को लेकर क्या बयान देते हैं। एक और बड़ी बात, खुद को भगवान बताने वाले साधु संतों के खिलाफ अखाड़ा परिषद कार्रवाई करने जा रहा है। अखाड़ा परिषद ने ऐसे 112 साधु संतों को नोटिस भी जारी कर दिया है। उनसे जवाब मांगा गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा है कि यदि संतों का जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो उनका बहिष्कार किया जाएगा और ऐसे संतों को कुंभ और महाकुंभों में कोई जगह नहीं दी जाएगी। रविंद्र पुरी जी का कहना है कि सनातन संस्कृति के विरोध में जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि स्वयंभू महामंडलेश्वरों पर भी कार्रवाई की जा रही है और कुछ महीने पहले उज्जैन में ही महिला महामंडलेश्वर को निष्कासित कर दिया गया था। जूना अखाड़े ने सबसे ज्यादा 54 संतों को, जी हाँ 54 संतों को नोटिस जारी किया है। श्री निरंजनी अखाड़े ने 24 संतों को, जबकि निर्मोही अखाड़े ने 32 संतों को नोटिस भेजा है। सभी नोटिस का जवाब 30 सितंबर तक देने के लिए कहा गया है। यदि अखाड़ों को संतों के जवाब ठीक नहीं मिलते हैं तो उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाएगा और 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगना है और ऐसे संतों को महाकुंभ में जाने नहीं दिया जाएगा। अखाड़ों की बात करें तो भारत में शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, जबकि बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 और उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। बड़ी बात कर्नाटक की। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग किसान को मॉल में महज इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसने परंपरागत भारतीय लिबास यानी कि धोती पहन रखी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के जीटी मॉल का है। वायरल हो रहे वीडियो में पारंपरिक भारतीय परिधान में एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ मॉल के बाहर दिखाई दे रहा है। किसान के बेटे ने बताया कि मॉल में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिता पुत्र की इस जोड़ी ने फिल्म देखने के लिए
टिकट भी बुक कराया था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति के पहनावे के चलते उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। आरोप यह है कि सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग किसान को पैंट पहनकर अंदर जाने को कहा। बुजुर्ग शख्स ने एक समझाने की कोशिश भी की कि वे लंबी दूरी तय कर यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए वापस जाकर कपड़े नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मॉल के सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि यहाँ का नियम ही ऐसा है। बार बार गुजारिश के बावजूद वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं माना और वो एक ही बार दोहराता रहा कि मॉल मैनेजमेंट का आदेश है कि ऐसे ड्रेस में मॉल के अंदर कोई नहीं जा सकता, लिहाजा एंट्री नहीं दी जा सकती। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस घटना का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताया है, लेकिन अगर इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये मॉल जिस जमीन पर बना हुआ है वो भी किसी न किसी किसान की ही होगी। बड़ी बात आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सरकार किसानों की सुविधा के लिए राजस्व महाअभियान शुरू कर चुकी है। इस अभियान की शुरुआत के बाद माना जा रहा है कि किसानों की जमीन के बरसों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। नए राजस्व महाअभियान के आधार कार्ड समग्र आईडी को संपत्ति में लिंक किया जाएगा और पहले से चलाए गए राजस्व अभियान में प्रदेश के लाखों किसानों के प्रकरणों का निराकरण हो पाएगा। उनकी सफलता को देखते हुए राजस्व महाअभियान 2.0 शुरू किया गया है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। इस योजना के तहत किसानों का नाम जमीनों के साथ जोड़ा जाएगा, साथ ही जमीनों का सीमांकन भी किया जाएगा, यानी कि कौन सी जमीन का मालिक कौन है ये साफ हो जाएगा। जमीनों के नक्शे भी ठीक तरह से अपडेट किए जाएंगे, जो अब तक नहीं है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने सभी पटवारियों को ऑफिस में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सभी अपर कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलों का दौरा कर फाइलों की जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं। राजस्व महाअभियान में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने RCSM पोर्टल की भी शुरुआत की है। इस पोर्टल में राजस्व प्रकरण दर्ज करना जरूरी कर दिया गया है। सरकार से सख्त आदेश है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाए। बड़ी बात सोने को लेकर। दरअसल अब वन नेशन वन गोल्ड रेट लागू करने की तैयारी है, यानी कि जल्द ही सोना पूरे देश में एक ही दाम पर मिलेगा। फिर चाहे दिल्ली से खरीदा जाए या फिर देहरादून से। अभी पूरे देश में टैक्स और सेस जैसी चीज़ों को मिलाकर देश में सोने के दाम अलग अलग हैं। हालांकि ये अंतर 200 रुपये से 500 रुपये तक ही होता है, लेकिन अब ये अंतर भी खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार की इस योजना को जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने भी समर्थन दे दिया है। सरकार की योजना एक नेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाने की है। इस एक्सचेंज से ही सोने के रेट तय होंगे। ये एक्सचेंज शेयर मार्केट की तरह काम करेगा, जिससे सोना कहीं से भी खरीदा जाए एक ही दाम पर मिलेगा। इस योजना के आने के बाद ज्वेलर्स अपने मन मुताबिक सोने के दाम तय नहीं कर पाएंगे। अभी बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX के आधार पर सोने का भाव तय होता है और अभी हर शहर में सराफा एसोसिएशन के व्यापारी मिलकर बाजार खुलने के वक्त दाम तय करते हैं। ये दाम सोने की मांग, आपूर्ति और ग्लोबल मार्केट पर आधारित होते हैं। सोने के दामों की बात करें तो आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना 75,330 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है, जबकि दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 74,990 रुपये प्रति ग्राम है। इसी तरह कोलकाता में सोने के दाम 74,480 रुपये प्रति ग्राम थे, लेकिन ये दाम अब पूरे देश में एक जैसे होंगे, यानी कि वन नेशन वन गोल्ड रेट के ज्वेलर्स की मनमानी का लगाम लगेगी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते ग्राहकों को सोना भी सस्ता मिल जाएगा। अपने शौहर को इंस्टाग्राम के जरिए तलाक देने के बाद यूएई की शहजादी शेख मारा सुर्खियों में। शेख मारा का निकाह 1 साल पहले हुआ था और उनकी 2 महीने की एक बेटी भी है। अब मारा ने खुद को निकाह से अलग कर लिया है। शेख मारा दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी है। वो दुबई के प्रधानमंत्री की 26 संतानों में से एक है। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद ने 6 निकाह किए हैं
और शेख महारा की मां जो कि ग्रिगोराकोस एक यूनानी है। हालांकि अब उनके माता पिता अल हो चुके हैं। शेख महारा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मखतूम है। महारा का जन्म 1994 में हुआ था और उन्होंने दुबई के ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। महारा का खुद का बड़ा बिजनेस भी है। शेख महारा के पूर्व शौहर भी बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका नाम शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद है। शेख महारा ने अपने पति को तलाक देने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। साथ ही अपने निकाह की सभी तस्वीरें भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी है। बड़ी बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। देश के सभी 8 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। इस प्रदर्शन में अब तक कम से कम 8 छात्रों की मौत हो चुकी है जबकि 300 छात्र घायल हो चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने नौकरियों में 56% आरक्षण लागू कर दिया है जिसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म करने का आदेश भी दे चुका है लेकिन सरकार कोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि आरक्षण को 10% तक सीमित कर दिया जाए। इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को घरों में या फिर होटल से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। साथ ही यात्रा न करने के लिए भी कह दिया गया है। भारतीय दूतावास ने किसी भी सहायता के लिए 24 घंटे काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि हालत सामान्य होने पर फिर से एक एडवाइजरी जारी की जाएगी लेकिन अब तक घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। ध्यान रखें।